चाइना एंड यूएई, जहां भी ट्रेवल करो एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी पर ओयो का रेड लोगो नजर आ ही जाता है। एक समय था जब अफोर्डेबिलिटी के चलते ओयो रूम्स काफी फेमस हो गया था एंड जरूरत पड़ने पर लोग कई कई दिनों तक इसमें स्टे करते थे। लेकिन फिर अचानक ओयो से जुड़ी ऐसी ऐसी न्यूज सामने आने लगी जो लोगों को डराने के लिए तो काफी थी ही, साथ ही इन्होंने कंपनी की इमेज भी खराब कर दी। एंड जिस केस से ओयो की सबसे ज्यादा बदनामी हुई वो था ओयो के कमरे में एक लड़की का रेप, जो ओयो के ही एक मैनेजर ने किया था। इसके अलावा एक और केस सामने आया जिसने ओयो रूम्स की प्राइवेसी पर सवाल खड़े कर दिए। हुआ ये कि एक लड़का अपनी फीमेल पार्टनर के साथ एक ओयो होटल में रुका हुआ था और उसके कुछ दिनों बाद ही उनके कुछ प्राइवेट वीडियोस उनके दोस्तों के फोन पर रिसीव होती हैं एंड उनके वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति कपल को ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगता है और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसे में कपल ने जब पुलिस कंप्लेंट की तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस मामले में 4 लोग शामिल थे जिन्होंने रूम्स में हिडन कैमरास लगा रखे थे। इस केस के बाद लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया कि कहीं वो जिस रूम में ठहरे हैं उनमें हिडन कैमरास तो नहीं लगे हैं, और इस तरह लोगों का भरोसा ओयो से उठने लग गया। और यही वजह है कि आज कोई भी कस्टमर ओयो रूम्स में ठहरने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी फ्रॉड और चीटिंग के बेसिस पर ओयो आज वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा होटल चैन कैसे बन गया, आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ओयो को बनाया क्यों गया था। एक्चुअली ओयो को स्टार्ट किया था रितेश अग्रवाल ने, जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग किया करते थे एंड इसीलिए अक्सर उन्हें अलग अलग होटल्स में रुकना पड़ता था। ऐसे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो ये बात अच्छे से जान चुके थे कि होटल में स्टे करने से किस किस तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और पुअर हॉस्पिटैलिटी के चलते लोगों को क्या क्या परेशानियां होती हैं। ये सब देखते हुए उन्होंने एक एकोमोडेशन सिस्टम बनाने की सोची जहाँ लोग लिमिटेड बजट में भी एक अच्छा सा रूम और बेहतरीन फूड पा सके। और इसी आइडिया के साथ 2013 में शुरू हुआ ओयो रूम्स, जिसका मतलब है ऑन योर ओन रूम्स। ओयो रूम का बिजनेस कॉन्सेप्ट लगभग वही था जिस पर आज जोमेटो, स्विगी या ओला उबर काम करते हैं, यानी ये होटल्स एंड कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए मिलाता था। लेकिन शुरुआत में ओयो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि आखिर कस्टमर्स को क्लीन रूम्स और अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कैसे की जाए। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ओयो टीम्स ने अलग अलग होटल्स जाकर उनके स्टाफ को बेटर हॉस्पिटैलिटी सिखाने के लिए ट्रेन किया, साथ ही अपने खुद के पैसे लगाकर होटल को क्लीन और बेटर कंडीशन में बनाया। इसके अलावा रितेश ने देखा कि बहुत से ऐसे होटल्स भी मौजूद हैं जो काफी बजट फ्रेंडली हैं, लेकिन उनका अपना नाम या पहचान नहीं है, ना ही लोग उन तक कभी पहुंच पाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस तरह के होटल्स को खुद के बिजनेस के साथ जोड़ लिया और उनका भी नाम ओयो रख दिया। दोस्तों, ओयो ने शुरुआत में ही मार्केट की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझ लिया था, जिसमें पहला ये था कि बहुत से होटल्स में अच्छी फैसिलिटी तो थी लेकिन कस्टमर्स उन तक पहुंच ही नहीं पाते थे, जिससे होटल ओनर्स का लॉस तो होता ही था, साथ ही लोगों को भी रूम के लिए भटकना पड़ता था। दूसरा, जब भी कोई अनमैरिड कपल किसी होटल में ठहरना चाहता था तो उनसे बहुत से सवाल किए जाते थे। एंड तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि कई बार लोग रूम की बढ़िया इमेज को देखकर इसे ऑनलाइन बुक तो कर देते थे, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचते थे तो वहाँ उन्हें गंदी बेडशीट, अनकंफर्टेबल मैट्रेसेस और अनहाइजेनिक टॉयलेट देखने को मिलती थी, जिस वजह से उनके ट्रिप का पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता था। एंड जब ओयो ने इन सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाला तो ये लोगों को काफी पसंद आया, इसलिए ओयो ने कस्टमर्स के बीच बहुत जल्दी अपनी एक अलग पहचान बना ली। हालांकि कंपनी ने काफी अलग अलग स्ट्रेटजीज पर भी काम किया था, जैसे ओयो ने अपने रूम्स में फ्री वाईफाई, एसी और मॉर्निंग में फ्री ब्रेकफास्ट देना शुरू कर दिया। अब जब एक बजट होटल में इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हूँ तो भला वो लोगों के बीच पॉपुलर कैसे नहीं होता। इससे ओयो को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से फंडिंग मिलने लगी और ओयो का बिजनेस बहुत कम टाइम में पूरे देश के अंदर फैल गया। इंडिया में सक्सेस के बाद ओयो ने इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और जल्दी वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट होटल चैन बन गया, जहां ये दुनिया के 800 शहरों में 8.5 लाख से भी ज्यादा रूम्स को ऑपरेट करता है। इन्हीं सब रीजन से इसकी वैल्यूएशन जो 2014 में $400 मिलियन की थी, वो 2018 आते आते मतलब सिर्फ 4 साल के अंदर $5 बिलियन हो गई। और सिर्फ 5 सालों में ओयो एक यूनिकॉर्न और रितेश अग्रवाल दुनिया के 2nd यंगेस्ट बिलियनर बन गए। दोस्तों, शुरुआत में ओयो फेमस तो हो गया था, पर धीरे धीरे इस कंपनी का फोकस एक्सपेंशन की तरफ शिफ्ट हो रहा था। पहले इंडिया में, फिर विदेशों में ये लगातार एक्सपैंड करता जा रहा था, जिसके लिए उसे ज्यादा होटल्स की जरूरत पड़ती थी एंड फिर ज्यादा स्टाफ को काम पे रखना पड़ता था। इससे हुआ ये कि कस्टमर्स ओयो में वापस से वही सारे प्रॉब्लम्स फेस करने लगे जो ओयो के आने से पहले हुआ करते थे, मतलब फिर से गंदे रूम्स मिलना, हॉस्पिटैलिटी खराब होना एंड रूम की मेंटेनेंस बेकार होना। यहाँ तक कि खराब मेंटेनेंस की वजह से ओयो रूम्स में 15 साल के लड़के प्रियांशु कुमार की मौत भी हो गई थी। प्रियांशु दिल्ली के एक ओयो रूम में रुका हुआ था, लेकिन गीजर में शॉर्ट सर्किट की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस नेग्लिजेंस को देखकर साफ जाहिर होता है कि 2013 में ओयो जिस पर्पज के साथ शुरू हुआ था वो धीरे धीरे अब बदल रहा था।
दोस्तों शुरुआत में ओयो एंड होटल ओनर्स की डील कुछ इस तरह की थी कि ओयो ने कस्टमर देगा और बदले में होटल ओनर्स उसे 20% का कमीशन देंगे। शुरुआत में ऐसा ही चलता रहा, कस्टमर्स भी खुश, ओयो भी एक्सपैंड होता गया और होटल ओनर्स भी प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हुई 2019 के बाद से, जब ओयो होटल ओनर्स पर 20% कमीशन के अलावा कई सारे हिडन चार्जेस भी लगाने लगा, जिन्हें ऐड करने के बाद उनकी 50 से 60% तक की कमाई ओयो के पास चली जाती थी। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो बेंगलोर के एक होटल ओनर जिनके पास 50 कमरों का एक होटल था, उससे वो पहले हर महीने 5 से 6 लाख रुपए तक का अर्निंग करते थे। लेकिन जब वो ओयो से जुड़े तो उन्हें हर महीने इस लीग के लिए हो जाओ तैयार। 1.5 लाख का नुकसान होने लगा। इसके अलावा ओयो ने होटल्स के लिए एक पोर्टल बना रखा था, जहां जब कोई कस्टमर किसी होटल में रूम बुक करता था तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पर ऐड हो जाती थी और फिर उसी के अकॉर्डिंग ओयो अपना कमीशन चार्ज करता था। अब शुरू में यह सिस्टम ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में ओयो ने पोर्टल पर रॉन्ग बुकिंग दिखाकर होटल ऑनर से पैसे लेने लगा। साथ ही होटल ऑनर्स जब रिफंड के लिए क्लेम करते थे तो उन्हें पैसे बहुत ही मुश्किल से मिल पाते थे, क्योंकि ओयो सिर्फ 20% क्लेम पर ही एक्शन ले पा रहा था। इसके अलावा ओयो के एक फॉर्मर मैनेजर का कहना था कि ओयो कई कई महीनों तक होटल का पेमेंट रोके रखता है, जिसके बाद होटल ऑनर्स के पास एक रास्ता तो ये होता था कि वो कंपनी से फाइट करे, जिसका रिजल्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दूसरा ये कि वो ओयो को छोड़ दे। ये साफ था कि ओयो से जुड़ने के बाद होटल ऑनर्स की कमाई कई गुना कम हो गई थी। इन सब चीजों से तंग आकर अप्रैल 2019 में 100 अलग अलग शहरों के 500 से भी ज्यादा होटल्स ने खुद को ओयो से अलग कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे ओयो का एक और स्कैम शुरू होता है, क्योंकि ओयो ने खुद को बड़ा दिखाने के लिए उन होटल्स को अपनी वेबसाइट से हटाया ही नहीं जो उसके प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा चुके थे, बल्कि उन रूम्स को सोल्ड आउट का टैग लगाकर अपनी वेबसाइट पर ही लगाए रखा। अब जब कस्टमर्स वेबसाइट विजिट करते थे तो वहां उन्हें काफी सारे रूम सोल्ड आउट दिखाई पड़ते। इससे कस्टमर्स को लगता था कि ओयो के रूम्स बहुत तेजी से बुक हो रहे हैं और इस बहकावे में वो भी अपना रूम जल्दी से बुक कर देते थे। और ये सिर्फ कस्टमर्स को ही अट्रैक्ट नहीं करते थे, बल्कि इन्वेस्टर्स भी इन्हें देखकर धोखा खा जाते थे, क्योंकि जब वो वेबसाइट पर इतने ज्यादा नंबर्स में होटल को देखते और उनमें ज्यादातर रूम सोल्ड आउट होते तो उन्हें लगता था कि ओयो की मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है। इस तरह ओयो इन्वेस्टर्स को फंसाने का काम भी अच्छे से कर रहा था एंड उसे कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिले भी, जिसमें सॉफ्टबैंक, माइक्रोसॉफ्ट और लाइटस्पीड वेंचर जैसी कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स का नाम भी शामिल है। यहाँ तक कि इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एयरबीएनबी ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इससे कंपनी ने फंड्स तो खूब हासिल कर लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर चीजें खराब होती चली गईं। दोस्तों ऐसा कई बार हुआ है कि जब भी कोई कस्टमर अपना रूम बुक करके होटल में पहुंचता है तो वहां होटल ऑनर उनका चेक इन डिनाई कर देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि होटल ऑनर कस्टमर से एक्स्ट्रा अमाउंट की डिमांड करते हैं और कभी कभी ये अमाउंट डबल से भी ज्यादा होते हैं। अब दोस्तों जो लोग रात के टाइम चेक इन कर रहे हैं या शहर में नए हैं, उनके पास ज्यादा अमाउंट देकर ओयो में ठहरने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता था। एंड दोस्तों बिलीव मी, ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हो चुका है। इसके अलावा कस्टमर्स तीसरी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि वो पहले ही ओयो की वेबसाइट से रूम की बुकिंग कर चुके होते हैं, लेकिन जब होटल में चेक इन के लिए पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस होटल ने तो कब का ओयो के साथ अपना टाई अप खत्म कर लिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की चीजें कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। साथ ही एक और प्रॉब्लम जो होटल ऑनर्स की तरह कस्टमर्स भी फेस कर रहे हैं वो है रिफंड का ना मिलना। जब भी कोई कस्टमर अपनी बुकिंग कैंसिल करता है या फिर उसे पता चलता है कि होटल का ओयो के साथ टाई अप ब्रेक हो चुका है तो ऐसे में वो रिफंड के लिए अप्लाई करता है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उनका पैसा उन्हें लौटाया नहीं जाता। इस तरह के कई रिव्यूज आपको ओयो की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, जहां हजारों लोगों ने रिफंड्स ना मिलने की शिकायत कर रखी है। साथ ही बैड हॉस्पिटैलिटी, एक्स्ट्रा चार्जेस, डर्टी होटल जैसे और भी ना जाने कितने कॉम्प्लेन इनके वेबसाइट पर भरी पड़ी हैं। कुछ साल पहले बिजनेस टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में रितेश अग्रवाल का कहना था कि 2023 तक आते आते वो ओयो को अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉइज और लीडरशिप के बेसिस पर दुनिया की सबसे बड़ी होटल चैन बना देंगे। हालांकि दोस्तों 2023 आ चुका है, लेकिन अभी दूर दूर तक उनका बिजनेस प्रॉफिट में जाता नहीं नजर आ रहा, जिससे क्लियर है कि ओयो अपने बिजनेस में फेल हो चुका है। एक तरफ खराब एक्सपीरियंस की वजह से ओयो के कस्टमर्स टूटते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में रितेश अग्रवाल ने अपनी सैलरी 2.5 गुना बढ़ा ली है। साथ ही ओयो अपने एड्स पर दिल खोल के पैसे खर्च कर रहा है। इन सब चीजों की वजह से जहां 2018 में उसे 422 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, वहीं 2019 तक आते आते ये लॉस बढ़कर 2700 करोड़ रुपए हो गया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में इसका टोटल लॉस 2140 करोड़ रहा था। दोस्तों इन लॉसेस को रिकवर करने के लिए ओयो अपना आईपीओ निकालने की तैयारी में है, जिसके बाद ये कंपनी और भी ज्यादा विवादों में आ गई
एंड अब इस पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। एक्चुअली द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FHRAI ने कहा है कि ये IPO पब्लिक के लिए नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के लिए है जो अपना लॉस इन्वेस्टर्स के ऊपर डालना चाहते हैं। आप खुद सोचिए, किसी भी कंपनी का IPO हमें पैसे कैसे कमा कर देगा? ऑब्वियसली अपने हैप्पी कस्टमर्स के बेसिस पर। लेकिन हमने पहले ही रिव्यू देखा कि लोग ओयो की सर्विसेज से कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। अब FHRAI का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में ओयो को 3943 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और 2020 में इसका टोटल रेवेन्यू जो 13,000 करोड़ रुपए था वो 69% की गिरावट के साथ 2021 में सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए रह गया। इसलिए दोस्तों FHRAI ने सेबी से रिक्वेस्ट की है कि ओयो के IPO को रिजेक्ट कर दिया जाए, वरना ये पब्लिक वेल्थ को वाइप आउट कर देगा। अब सेबी इस रिक्वेस्ट पर क्या एक्शन लेता है ये हमें आने वाले कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों आपका ओयो के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए